कभी आपने वो बच्चों वाला खेल खेला है जिसे हम टेलीफोन गेम कहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। जिसमें एक बात शुरू कहीं से होती है और खत्म कहीं और ही जाकर होती है। वही, आज मौसम अच्छा है से शुरू करो तो अंत तक आज डोसा कच्चा है बन जाता है। सही कहा। हमारी आम बातचीत भी तो कुछ ऐसी है। मतलब उसमें अंदाज हैं, भावनाएं हैं, अधूरी बातें हैं। तो जरा सोचिए, एक मशीन के लिए, एक कंप्यूटर के लिए हमारी इस भाषा को समझना कितना कितना मुश्किल होगा। ये तो मतलब ऐसा है जैसे किसी को शतरंज के नियम बताकर आप उसे क्रिकेट के मैदान में उतार दें। वाह, क्या उदाहरण है। कंप्यूटर तो एक और शून्य की दुनिया में रहता है, जहां हर चीज का एक तय मतलब होता है, एकदम साफ सुथरा स्ट्रक्चर्ड डेटा। और हमारी भाषा, वो तो भावनाओं का, इशारों का एक समंदर है। तो बस आज हम इसी समंदर में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हम बात करेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी की। वो तकनीक जो इंसानों और मशीनों के बीच भाषा का एक पुल बना रही है। हाँ, और हमारी आज की सारी जानकारी एआई और एनएलपी पर लिखी एक शिक्षक हैंडबुक से ली गई है। हमारा मिशन ये समझना है कि हमारे फोन के असिस्टेंट से लेकर ईमेल के स्पैम फिल्टर तक ये तकनीक असल में काम कैसे करती है। और ये समझना अब सिर्फ दिलचस्प नहीं बल्कि जरूरी हो गया है, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। इस चुनौती को और अच्छे से समझने के लिए मुझे मशहूर कॉमेडियन ग्रूचो मार्क्स का एक मजाक याद आ रहा है। अच्छा। वो कहते हैं, एक सुबह मैंने अपने पजामे में एक हाथी को गोली मार दी। वो मेरे पजामे में कैसे आया ये मुझे कभी पता नहीं चला। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत मशहूर मजाक है। अब हम और आप तो ये सुनते ही हंस पड़ते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत समझ जाता है कि मजाक कहाँ पर है। सही कहा। हम समझ जाते हैं कि गोली मारने वाला व्यक्ति पजामे में था, हाथी नहीं। लेकिन एक मशीन का तो सिर ही चकरा जाएगा। बिल्कुल। वो शायद सच में ये कल्पना करने की कोशिश करेगी कि भाई एक हाथी किसी के पजामे में कैसे घुस सकता है। और बस यहीं से एनएलपी का काम शुरू होता है। तो वो इस गुत्थी को सुलझाना शुरू कहाँ से करता है? एक मशीन के लिए पहला कदम क्या होता है? देखिए, सबसे पहला और बुनियादी कदम है सेंटेंस सेगमेंटेशन। सेंटेंस सेगमेंटेशन? हाँ, मतलब पूरी बातचीत या पैराग्राफ में से वो एक बार में सिर्फ एक वाक्य को उठाती है। तो वो पहले वाक्य पर ध्यान देगी। एक सुबह मैंने अपने पजामे में एक हाथी को गोली मार दी। बाकी सब बाद में। ठीक है, एक बार में एक पहेली, उसके बाद आता है टोकनाइजेशन। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब आसान है। क्या मतलब है इसका? वाक्य को छोटे छोटे टुकड़ों यानी शब्दों में तोड़ना, जिन्हें हम टोकन कहते हैं। जैसे एक सुबह मैंने अपने पजामे में एक हाथी को गोली मार दी। अच्छा, तो उसने वाक्य के सारे पुर्जे अलग अलग कर दिए। अब वो इन पुर्जों में से क्या ढूंढता है? अब वो तीन मुख्य चीजें पहचानता है। पहली है एंटिटी। एंटिटी यानी वाक्य के मुख्य किरदार, कोई व्यक्ति, जगह या चीज। आप बताइए, इस मजाक में एंटिटी कौन कौन सी होंगी? मेरे ख्याल से मैं, हाथी और पजामा। बिल्कुल सही। देखिए, आपने भी एक एनएलपी की तरह ही सोचा। किरदारों को पहचानने के बाद वो उनके बीच का रिलेशनशिप यानी रिश्ता समझता है। रिश्ता? जैसे मैंने का संबंध हाथी से है, गोली मारने का। और पजामे का संबंध भी मैंने से है, पहनने का। यहीं पर असली खेल शुरू होता है। और यहीं पर वो कंफ्यूजन भी तो है कि हाथी का रिश्ता पजामे से है या मैंने का। हाँ, और इसी को सुलझाने के लिए वो तीसरी चीज का इस्तेमाल करता है, कॉन्सेप्ट। ये वो आइडिया है जो वाक्य में सीधे सीधे कहे नहीं गए पर छुपे हुए हैं। जैसे गोली मार दी सुनते ही हमारे दिमाग में बंदूक या शिकार जैसे कॉन्सेप्ट आते हैं। अच्छा। इन कॉन्सेप्ट्स और दुनिया की आम समझ के आधार पर एआई ये अंदाजा लगाता है कि हाथी के पजामे में होने की संभावना लगभग 0 है, जबकि एक इंसान के पजामे में होने की संभावना पूरी है। वाह, तो ये सिर्फ शब्दों का मतलब नहीं समझ रहा, ये तो एक जासूस की तरह सुराग जोड़कर असलियत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, ये किसी प्यास को छीलने जैसा है। एनएलपी भाषा को 5 परतों या 5 चरणों में प्रोसेस करता है। ठीक है, तो इस जासूसी का पहला कदम क्या है? वो सबसे बाहरी परत कौन सी है? सबसे पहली परत है लेक्सिकल एनालिसिस। यहाँ बस शब्दों की पहचान और उनकी बनावट को देखा जाता है। पूरे टेक्स्ट को पैराग्राफ में, फिर वाक्यों में और आखिर में शब्दों में तोड़ा जाता है। अच्छा, तो ये बस कच्चा माल तैयार करने जैसा है। शब्दों को पहचान लिया, उन्हें साफ सुथरा कर लिया, इसके बाद ग्रामर की बारी आती होगी। बिल्कुल। दूसरा चरण है सिंटैक्टिकल एनालिसिस।
जिसे आप ग्रामर चेक कह सकते हैं। यहाँ ये देखा जाता है कि वाक्य व्याकरण के नियमों के हिसाब से सही बना है या नहीं। मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट अपनी सही जगह पर हैं या नहीं। हाँ, जैसे मुंबई अनुज की यात्रा करता है। इस वाक्य में शब्द तो सही है, लेकिन व्याकरण गलत है। मुंबई यात्रा नहीं कर सकती। कंप्यूटर यही समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो पहले शब्द पहचाने, फिर देखा कि वो सही क्रम में है या नहीं। लेकिन सिर्फ व्याकरण सही होने से तो बात नहीं बनती। बिल्कुल। हाँ, एक वाक्य ग्रामर के हिसाब से सही होकर बेमतलब हो सकता है ना? जैसे वो एक मशहूर उदाहरण है, कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। व्याकरण 100% सही है, पर मतलब कुछ नहीं। और इसीलिए तीसरा चरण आता है सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस। यहाँ वाक्य के अर्थ को, उसके लॉजिक को समझने की कोशिश की जाती है। सिमेंटिक एनालाइजर देखेगा कि हरे विचार और गुस्से में सोना जैसी बातें असल दुनिया में कोई मतलब रखती हैं या नहीं। अब मुझे ये प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। शब्द, फिर व्याकरण, फिर मतलब। इसके बाद क्या? इसके बाद आता है संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट। चौथा चरण है डिस्कोर्स इंटीग्रेशन। डिस्कोर्स इंटीग्रेशन। हम इंसान जब बात करते हैं तो पुरानी बातों का संदर्भ हमेशा साथ लेकर चलते हैं। अगर मैं कहूँ आरती बाजार गई, उसे वो खरीदना था, तो आपको पता है कि उसे का मतलब आरती है। ये चरण यही काम करता है, वाक्यों को आपस में जोड़कर एक पूरी बातचीत का मतलब निकालता है। और आखिरी चरण, वो कौन सी पहेली सुलझाता है? पांचवा और सबसे मुश्किल चरण है प्रैग्मेटिक एनालिसिस। प्रैग्मेटिक, ये तो काफी भारी शब्द लग रहा है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है असल दुनिया के ज्ञान और सामाजिक संदर्भ को समझना। एक ही वाक्य, क्या बढ़िया काम किया है, अगर दोस्त तारीफ में कहे तो मतलब अलग है, और अगर बॉस व्यंग में कहे तो मतलब बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल। ये चरण यही समझने की कोशिश करता है कि बात किसने, किससे, किस लहजे में और किस माहौल में कही है। ये पांचों चरण एक साथ वाकई दिलचस्प हैं। चलिए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण पर लगाकर देखते हैं। मान लीजिए वाक्य है द कैट सैट ऑन द मैट, यानी बिल्ली चटाई पर बैठी। ठीक है, कोशिश करते हैं। पहला चरण लेक्सिकल एनालिसिस, इसे टोकन में तोड़ेगा। द कैट सैट ऑन द मैट, ये तो आसान था। दूसरा सिंटैक्टिकल एनालिसिस, वो देखेगा कि व्याकरण सही है। सब्जेक्ट है द कैट, वर्ब है सैट, वाक्य का ढांचा बिल्कुल ठीक है। सही। अब तीसरा सिमेंटिक एनालिसिस, वो अर्थ समझेगा। एक जानवर यानी बिल्ली एक वस्तु यानी चटाई पर बैठने का काम कर रहा है। ये बात पूरी तरह से तार्किक है। ठीक है, अब आता है दिलचस्प हिस्सा, डिस्कोर्स यानी संदर्भ। मान लीजिए इससे ठीक पहले का वाक्य था बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। तो अब डिस्कोर्स इंटीग्रेशन वाला चरण ये अंदाजा लगा सकता है कि बिल्ली शायद बारिश से बचने के लिए अंदर आकर चटाई पर बैठी है। देखिए कैसे एक पिछले वाक्य ने इस वाक्य को एक नया मतलब दे दिया। और आखिर में प्रैग्मेटिक एनालिसिस। मान लीजिए ये वाक्य किसी पालतू जानवरों की दुकान के ऑनलाइन चैटबॉट ने हमें भेजा है। तो प्रैग्मेटिक एनालिसिस ये समझेगा कि इस बातचीत का मकसद सामान बेचना है, और हो सकता है कि वो तुरंत एक आरामदायक पेट मैट खरीदने का लिंक भेज दे, जिसके नीचे लिखा हो आपकी बिल्ली को भी ये पसंद आएगा। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए एक सीधे साधे वाक्य का मतलब संदर्भ के हिसाब से कैसे बदलता गया। और चैटबॉट तो आजकल हर जगह है। कुछ बहुत मददगार होते हैं और कुछ से तो बात करके लगता है कि दीवार से बात कर लो। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मोटे तौर पर चैटबॉट्स दो तरह के होते हैं। पहले है रूल बेस्ड चैटबॉट, ये एक स्क्रिप्ट पर काम करते हैं। मतलब रटे रटाए जवाब। हाँ, अगर आप वही सवाल पूछेंगे जिसके लिए उन्हें प्रोग्राम किया गया है तो वे सही जवाब देंगे, लेकिन जरा सा भी सवाल घुमा दिया तो वे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, इनसे तो हम सब मिले हैं। और दूसरे वाले कौन से हैं? दूसरे हैं AI पावर्ड चैटबॉट। ये NLP और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं पकड़ते, बल्कि आपके सवाल के पीछे का इरादा समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये ज्यादा स्मार्ट लगते हैं। हाँ, लेकिन इन्हें बनाना और ट्रेन करना बहुत ज्यादा जटिल और महंगा होता है। तो ये AI वाले चैटबॉट हमारे इरादे को कैसे समझते हैं? वे फिर से दो चीजों पर ध्यान देते हैं, इंटेंट और एंटिटी।
इंटेंट मतलब आपका इरादा या मकसद, जो कि आमतौर पर एक क्रिया होता है। जैसे फ्लाइट बुक करना या मौसम का हाल पूछना। बिल्कुल। और एंटिटी वो चीज है जिसके बारे में बात हो रही है। तो अगर आप लिखते हैं मुझे कल दिल्ली के लिए एक फ्लाइट बुक करनी है, तो चैटबॉट समझेगा इंटेंट है फ्लाइट बुक करना और एंटिटीज है दिल्ली और कल। लेकिन क्या होता है अगर इरादा साफ ना हो? जैसे मैंने किसी फूड डिलीवरी ऐप के चैटबॉट में सिर्फ पिज्जा टाइप कर दिया, अब वो क्या समझे? बिल्कुल, वो आपसे सवाल पूछकर आपका इंटेंट साफ करने की कोशिश करेगा। समझ गया। चैटबॉट के अलावा भी तो एनएलपी के कई इस्तेमाल हैं, जैसे आजकल सेंटिमेंट एनालिसिस की बहुत बात होती है। ये क्या चीज़ है? सेंटिमेंट एनालिसिस का काम है किसी टेक्स्ट के मूड को समझना कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल। कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं ये जानने के लिए कि लोग उनके प्रोडक्ट के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। और इससे मिलता जुलता इमोशन डिटेक्शन भी होता है? हाँ, वो और भी गहराई में जाकर खुशी, गुस्सा, हैरानी जैसी खास भावनाओं को पहचानता है। और हमारे वॉइस असिस्टेंट सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये तो शायद एनएलपी के सबसे बड़े उदाहरण हैं। हाँ, वे तो एक चलता फिरता एनएलपी सिस्टम है। वो 4 काम एक साथ करते हैं। पहले हमारी आवाज को सुनना, उसे टेक्स्ट में बदलना, फिर एनएलपी से उस टेक्स्ट का मतलब समझना और आखिर में जवाब बनाकर हमें वापस सुनाना। और इन सब के पीछे भाषा की वो अस्पष्टता वाली चुनौती तो हमेशा ही रहती होगी। वो दोहरे मतलब वाले शब्द, हमेशा। इसे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं। एक पुरानी अंग्रेजी पहेली है, Why does your nose run and your feet smell? तो इसका शाब्दिक अनुवाद होगा, तुम्हारी नाक क्यों दौड़ती है और तुम्हारे पैर क्यों महकते हैं? हाँ, अब यहाँ रन का मतलब दौड़ना भी है और नाक बहना भी, और स्मेल का मतलब खुशबू भी है और बदबू भी। हम इंसान इस मजाक को तुरंत समझ जाते हैं। हाँ, लेकिन मशीन के लिए ये एक मुश्किल चुनौती है। तो एआई इसे कैसे सीखता है? क्या उसे व्याकरण के सारे नियम रटाए जाते? नहीं, आजकल का तरीका इससे बिल्कुल अलग है। एआई को नियम रटाने के बजाय उसे सुपरवाइज्ड लर्निंग के जरिए ट्रेन किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? करोड़ों अरबों उदाहरण दिखाए जाते हैं। वो इन उदाहरणों को पढ़कर पैटर्न सीखता है कि किस संदर्भ में किस शब्द का क्या मतलब होता है। मतलब रटाने के बजाय उसे अनुभव से सिखाते हैं। बिल्कुल, ये तर्क से ज्यादा अनुभव और पैटर्न पहचानने की क्षमता है। तो वो कभी भी 100% पक्का नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसीलिए एक अच्छा एआई सिस्टम जब कोई जवाब देता है तो साथ में एक कॉन्फिडेंस वैल्यू भी बताता है। वो कहेगा मुझे 95% यकीन है। क्या आप ये पूछ रहे हैं? या मुझे सिर्फ 40% यकीन है। क्या आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं? बिल्कुल, ये उसकी ईमानदारी है। तो चलिए आज की इस बातचीत को समेटते हैं। हमने देखा कि एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंसानों और मशीनों के बीच एक अनुवादक या कहें एक पुल की तरह काम करता है। ये हमारी उलझी हुई भाषा को टोकन, एंटिटी, इंटेंट जैसे छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ता है ताकि मशीनें उसे प्रोसेस कर सकें। पर ये सिर्फ कोई भविष्य की तकनीक नहीं, बल्कि हमारे वॉइस असिस्टेंट से लेकर ईमेल तक हर जगह मौजूद है। और अगर इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं है, ये तो भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान और इंसानी संवाद की गहरी समझ का संगम है। सच में। सच कहूं तो मशीनों को भाषा सिखाने की इस कोशिश में हम इंसान खुद अपनी भाषा और संवाद करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ नया सीख रहे हैं। बिल्कुल सही। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारी आज की चर्चा का जो स्रोत था, उस हैंडबुक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया गया है। हाँ, वो ये कि एआई भाषा हमसे ही सीखता है, यानी इंटरनेट पर मौजूद अरबों खरबों शब्दों और वाक्यों से। तो एक सवाल सोचना लाजमी है, अगर एआई हम इंसानों के लिखे हुए टेक्स्ट से सीख रहा है, तो वो हमारी कौन कौन सी आदतें और पूर्वाग्रह, अच्छे और बुरे दोनों, सीख रहा होगा? और उसे एक बेहतर निष्पक्ष भाषा सिखाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?